हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि सोल्यूशन टॉपिक आपका कंटिन्यूसली चल रहा होगा। इसी में आपको हम आगे की तरफ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो आगे हम आपको बताएंगे कि द्रवों का उवास दाब आपको बताया जाएगा। जैसे वेपर ऑफ लिक्विड्स के बारे में बताया जा रहा होगा कि आप किसी लिक्विड में अगर कोई चीज़ डाली या कोई चीज़ लिक्विड अगर दी गई है और उसको एक टेम्परेचर दिया गया तो टेम्परेचर देने के बाद में उसे कौन सा कैसे वेपर उसमें उठ रहा होगा, इसके एप्लीकेशंस को हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। उसी के आधार पर हम चलते हैं। तो पहले बात करते हैं कि वाष्प दाब किसे कहते हैं। तो जो वाष्प दाब के बारे में अगर हम बात करेंगे सबसे पहले तो बोला जाएगा कि किसी ताप पर द्रव और उसके वाष्प के मध्य, किसी ताप पर जैसे दे दिया गया कोई निश्चित ताप दे दिया गया कि किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था, साम्य का मतलब हो गया कौन सी अवस्था, साम्य, साम्य का मतलब बराबरी की अवस्था में वाष्प का द्रव या वाष्प का दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। जैसे बताया गया कि आप कोई चीज, कोई वाटर को जैसे बॉयल किया जा रहा है, हम जैसे मान लिए कि आपने वाटर को क्या लिया, यहां पे बॉयल कर रहे हैं, यहां पे एक टेम्परेचर आपको गेन करवाया गया, इसमें आपका क्या है, वाटर इसमें भरा हुआ है, जिसने टेम्परेचर गेन किया, क्या किया है, टेम्परेचर इसने गेन किया है। और बताया गया कि इसका वाष्प दाब कब एनालाइज होगा, जब बताया जाएगा क्या कि जो लिक्विड है ये इस लिक्विड का वेपर स्टेट, इस लिक्विड के वेपर स्टेट की क्या हो, बराबर आ जाए। बात समझने का प्रयास करिएगा कि जैसे यहां पे मैंने टेम्परेचर एनालाइज कर दिया है, तो टेम्परेचर एनालाइज अगर किया गया होगा तो इसमें क्या होगा, आपका वाष्प उठेगा। कहा गया कि वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर जब इसका वाष्प दाब पहुंच जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपका वाष्प दाब बोला जाएगा। इसलिए जो परिभाषा निकल के आती है कि किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य, द्रव और उसके वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में, जो साम्य की अवस्था स्पष्ट होती है वह वाष्प जो होती है वो उस वाष्प का दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। एक लाइन में अगर पढ़ेंगे तो बोलेंगे किसी निश्चित ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्य अवस्था में वाष्प का दाब उस द्रव का क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। मतलब कि जो यहां पे दाब हम इसके द्वारा क्या कर रहे हैं, एनालाइज करवा रहे होंगे, वही आपका क्या कहलाएगा, वाष्प दाब कहलाएगा। आगे की ओर चलते हैं तो हम बात करेंगे, फिर से आएगा कि कहा जाएगा कि स्थिर ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब का मान स्थिर और निश्चित होता है। मतलब टेम्परेचर अगर आपका कांस्टेंट है तो द्रव का जो वाष्प दाब होगा, मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ा नहीं रहे हैं, बात समझने का प्रयास करिएगा कि टेम्परेचर को यहां पे बढ़ाया नहीं जा रहा, टेम्परेचर आपका कैसा है, कांस्टेंट मान लिया गया है, तो जो द्रव का वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, स्थिर और निश्चित होगा। मतलब अगर आप टेम्परेचर दे नहीं रहे हैं, अगर टेम्परेचर उसमें दिया नहीं जाएगा तो क्या होगा, आपका उसमें वाष्प दाब बनने वाला नहीं है। फिर आगे की ओर हम बात करेंगे तो कहेंगे कि जिस निश्चित ताप पर, मतलब जो निश्चित ताप आपने गेन करवाई है, जो कांस्टेंट टेम्परेचर आपने गेन करवाया है, उस पर द्रव का वाष्प दाब जब वायुमंडल के वाष्प दाब के क्या हो, बराबर हो जाता हो। मतलब उस निश्चित ताप पर, निश्चित ताप का मतलब क्या है कि आप अलग से वहां पर टेम्परेचर जनरेट करने वाले नहीं है, क्योंकि क्वथनांक में बहुत सारी डिफिनेशंस में बहुत सारी क्या होती है, कंफ्यूजन बनने लगती है। इसी के आधार पर हम आपको क्लियर करना चाहते हैं कि जिस निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल के वाष्प दाब की क्या हो, बराबर हो जाए, तो वह ताप द्रव का क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक कहलाता मतलब बॉइलिंग पॉइंट की यहां पे बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, यहां पे बॉइलिंग पॉइंट की आप बात करेंगे, किसकी बात होगी, बॉइलिंग पॉइंट की बात होगी। अब उसी में हम अगर आगे की ओर चलेंगे आपके क्वथनांक के आगे तो बताया जाएगा कि वाष्प दाब विलयों द्वारा वाष्प दाब का अनुमान, इसी में आपके नेक्स्ट टॉपिक को जोड़ा जाएगा। तो बताया जाएगा अवाष्पशील। अवाष्पशील का मतलब होता है कि वे पदार्थ जो जिसमें वाष्प की जनरेट होने की टेंडेंसी अनुपस्थित होती है, जिससे माना जाए कि क्या किया गया, अवनमन। तो अवनमन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अवनमन के शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है कमी। अवनमन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कमी बताया जाएगा। किसके द्वारा कहा गया, अवाष्पशील विलय। जैसे माना गया कि कोई कंटेनर हमने ले लिया, क्या किया, कोई कंटेनर ले लिया गया है और उस कंटेनर में हमने क्या किया है कि आपको इसी कंटेनर में, जिसे मान लिया गया कि ये आपका कंटेनर है और इस कंटेनर में पहले क्या है, आपका प्योर सॉल्वेंट मिला हुआ है। क्या मिला हुआ, प्योर सॉल्वेंट है आपका, प्योर सॉल्वेंट अगर आपका, तो प्योर सॉल्वेंट अगर पड़ा हुआ है तो यहां पे देखा गया कि हमने कोई टेम्परेचर यहां पे जनरेट किया, तो टेम्परेचर अगर जनरेट किया गया होगा तो इसमें क्या हो रहा होगा, वाष्प उठ रहा होगा। अर्थात जो प्रक्रिया हो रही होगी वो कैसी है, आगे क्वथनांक की ओर जा रही होगी। ठीक, अब इसी में हम अगर बात करेंगे आगे की अगर कहेंगे तो बताया जाएगा कि कोई अवाष्पशील पदार्थ लाके इसमें हम डाल दें, कौन सा पदार्थ डाल दें, लाके अवाष्पशील पदार्थ डाल दें,
और जब कोई अवाष्पशील पदार्थ लाके डाल दिया जाएगा तो ये क्या करेगा कि जो जिस प्रकार से आपका वाष्प यहां पे उठ रहा होता है वह वाष्प धीरे धीरे उठना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मतलब जिस प्रकार का अगर वाष्प आपका उठ रहा होगा वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि होगा क्या यहां पे कि जब आपने प्योर सॉल्वेंट डाला तो मैक्सिमम आपकी क्या है, वाटर वेपर, आपके वेपर प्रेशर बन रहे थे, और जब वेपर आपके मैक्सिमम बन रहे थे तो जो आपके यहां पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाले गए ये कहां पे, यहां पे आके बैठ गए। और जब यहां पे आके बैठ जाएंगे तो जो टेंपरेचर आपके वाटर के मॉलिक्यूल जनरेट कर रहे थे वो टेंपरेचर कहां पे गेन हो रहे थे, उस नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के पास में। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मतलब यही होता है कि जिसके अंदर वाष्प की टेंडेंसी ना पाई जाए या वाष्प की टेंडेंसी नगण्य के बराबर हो। बात समझिएगा कि अवाष्प, आ का मतलब अनुपस्थित, वाष्प का मतलब वाष्प, सील का मतलब गुण, मतलब जिसके अंदर वाष्प के गुण क्या हो, अनुपस्थित हो। अगर ऐसे कोई सोल्यूट है तो उसको क्या बताए, अवाष्पशील सोल्यूट बोला जाएगा। फिर यहां पे क्या बोला जाएगा बताएंगे कि किसी विलयन का वाष्प दाब, उस विलायक के वाष्प दाब के, मतलब जो विलायक आपका ऑलरेडी रखा हुआ है, शुद्ध विलायक का यहां पे आप अंडरस्टूड में जानिएगा कि यहां पे हम वाटर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, वाटर की बात कर रहे हैं। कहा किसी विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। बात बिल्कुल सही है यहां पे कि किसी विलयन का, अगर विलयन अगर आपका बना हुआ है, देखिएगा यहां पे हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे पूरा का पूरा कि जैसे यहां पे डाल दिया गया, एक कंटेनर लिए, अब उस कंटेनर में हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया गया जिसमें मैंने बताया कि आपका प्योर सॉल्वेंट है। क्या है आपका, ये प्योर सॉल्वेंट है। आपने कहा कि मैं कांस्टेंट टेंपरेचर यहां पे जनरेट कर रहा हूं, एक कांस्टेंट टेंपरेचर जनरेट कराया गया, ठीक, क्योंकि आपको पता है कि क्वथनांक की प्रॉपर्टी में टेंपरेचर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब आगे की अगर हम बात करते हैं तो कहा गया कि यहां पे आपके जो वाटर के मॉलिक्यूल्स इसमें भरे हुए हैं, कौन से मॉलिक्यूल हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स यहां पे भरे हुए हैं। अब इसी पे क्या हो रहा है कि आपका वेपर स्टेट फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है, आपका वेपर स्टेट फॉर्म कर रहा है। अब जब वेपर स्टेट यहां पे फॉर्म करेगा तो प्योर सॉल्वेंट एज ए वाटर, मतलब मैक्सिमम वाटर डेंसिटी बन रही है। मतलब यहां पे अगर हमने यहां पे क्या किया है कि एक मैंने आपको कोई बर्तन लगा दिया, तो जब बर्तन यहां पे लगा दिया गया तो यहां पे देखिए क्या हम कि नंबर ऑफ जो वो वेपराइज सोल्यूट्स, वेपराइज मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके तली के ऊपर दिखाई पड़ रहे होंगे। देखने का प्रयास करिएगा कि जो आपने टेंपरेचर यहां पे जनरेट किया, तो टेंपरेचर जनरेट करने के बाद जो प्योर सॉल्वेंट आपका है, प्योर सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आपके वेपराइज हो रहे हैं वो मैक्सिमम की ओर जा रहे हैं। कहां पे, आपके प्योर सॉल्वेंट में। इसी लाइन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, किसी विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। और इसमें दूसरा जैसे मैंने वीकर लिया और दूसरे वीकर में क्या किया कि हमने उसको एज ए सोल्यूशन माना, और सोल्यूशन मैंने मान लिया, चलो मान लिया मैंने NaCl और इसको ले लिया गया, H2O को ले लिया, NaCl और H2O को ले लिया, और टेंपरेचर फिर मैंने एनालाइज करवाया। जो टेंपरेचर मैंने इसको एनालाइज करवाया, जो यहां पे टेंपरेचर आपने दिया है इसको, जो यहां पे टेंपरेचर आपने इसको दे दिया है, तो होगा क्या कि पहले तो मैक्सिमम आपके क्या कहते हैं वाटर वेपर उठ रहे थे। अब फिर क्या होगा कि इसी बीकर में अगर हम इसको दोबारा से ढक दिए तो ढकने के बाद में क्या होगा कि जब NaCl डाल दिया गया, क्या डाल दिया गया, NaCl डाल दिया गया, तो NaCl को जब डालेंगे तो जिस अवस्था में इसमें वेपर उठ रहा होता है उस अवस्था में दोबारा वेपर इसमें उठने वाला नहीं है। तो यहां पे नंबर ऑफ जो वेपर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इन शॉर्ट अभी आपको NaCl में थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो और अच्छे से समझिए। जैसे हमने क्या कर लिया कि आपने एक वाटर में अपनी छर्री घोल दी, क्या घोल दिया, छर्री घोल दिया गया। अब छर्री को, ग्रेवल्स जो होती है, छर्री को घोल दिया जाएगा तो छर्री कहां पे आके बैठ जाएगी, आपकी तली में आके बैठ जाएगी। कहां बैठ जाएगी, तली में आके बैठ जाएगी। क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, हम रिस्पेक्ट किसके, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के बारे में बात कर रहे हैं। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मतलब हो गया जो अवाष्पशील विलय हैं, मतलब वो ठीक से घुल नहीं पा रहे हैं, ठीक। तो NaCl में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो आपको आपके समझने के रिस्पेक्ट में आपको बता रहा हूं कि जैसे यहां पे मैंने क्या किया, छर्री घोल दिया, तो छर्री घोलने में क्या होगा कि टेंपरेचर जब यहां पे दिया जा रहा होगा, ये तो जो आपके मॉलिक्यूल्स यहां पे तली में आके बैठ गए हैं, ये यहां से उठने वाले टेंपरेचर को क्या करेंगे, अवशोषित कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। तो जो यहां पे इधर की ओर लगना चाहिए वो चीज कहां है, आपकी यहां पे अवशोषित हो रही है, जो तली में आपका बैठा हुआ पदार्थ है वही अवशोषित करेगा।
ऐसा आपको समझ में आ रहा होगा कि NaCl की बात की गई, मतलब अगर कोई सॉल्यूट डाल दिया गया तो उठने वाला वेपर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ वेपर यहाँ पे कितना है, इधर मैक्सिमम की ओर है, कितने हैं, मैक्सिमम की ओर है। अब जब NaCl या कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया गया तो वही वेपर की फॉर्म कितने, बहुत ही लेस हो गए। कैसे हो गए, लेस हो गए, मतलब यहां पे सबसे ज्यादा वेपर उठेगा, यहां पे सबसे कम वेपर उठेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वाष्पशील की गुण की जो होती है वो प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन के। समझ में आया होगा कि प्योर सॉल्वेंट में देखिए वेपर ज्यादा उठ रहा है, जबकि आपके सॉल्यूशन में वेपर क्या हो रहा है, कम उठ रहा है। क्यों, क्योंकि वहां पे आपने सोल्यूट डाल दिया है, और सोल्यूट के गुण कैसे होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होने चाहिए। तो इस लाइन में यही बताया गया कि किसी विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। शुद्ध विलायक मतलब प्योर सॉल्वेंट की बात हुई, किसकी बात हुई, प्योर सॉल्वेंट की बात हुई। फिर कहा गया कि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के कारण होता है, मतलब जो विलयन का वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब है वो विलायक के वाष्प दाब के कारण ही जनरेट होता है। क्यों, क्योंकि यहां पे जितना टेंपरेचर उसने ऑलरेडी गेन करके रखा है तो आपको डिफरेंस क्रिएट करवाना है, ये डिफरेंस उसमें दिखवाना है। तो डिफरेंस उसमें कैसे दिखाई पड़ेगा, उसमें डिफरेंस ऐसे दिखाई पड़ेगा आपको। क्यों, क्योंकि जब पहले आपको सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ने सबसे ज्यादा टेंपरेचर गेन किया तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वेपराइजेशन के क्या सबसे ज्यादा हो गए। अब उसी में जब आपने डाल दिया क्या, सोल्यूट डाल दिया है, तो कुछ ना कुछ वेपर अभी भी वो फॉर्म करेगा। बात समझिएगा, कुछ ना कुछ वेपर अभी वो फॉर्म करेगा। लाइन में कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए फिर आगे कह रहा है कि वाष्प दाब के कारण होता है, तो आशा ये समझ में आ गया होगा। फिर यदि किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 दिया गया हो, शुद्ध विलायक का मतलब कि यहां का जो वाष्प दाब दिया गया, क्या दिया गया, P0 दिया गया। अब जब इसका P0 दिया गया तो जो विलयन का वाष्प दाब होगा इसको क्या दिया जाएगा, PS दिया जाएगा। बात समझिएगा कि यहां पे P0 दिया गया तो यहां पे क्या दिया गया, PS। मतलब हम बात करेंगे कि ये जो होगा आपका क्या होगा, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और यहां पे जो PS जो होगा ये विलयन का वाष्प दाब होगा। इसका वाष्प दाब होगा, विलयन का वाष्प दाब होगा। तो यहां पे समझने का प्रयास यही करिएगा कि किसी विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। मैंने आपको इसको प्रूव कर दिया। फिर मैंने बताया कि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के कारण उत्पन्न होता है, इस लाइन को भी एक्सप्लेन किया गया। अब आगे की ओर हम चलते हैं और आपको इसमें बताएंगे कि वाष्प दाब का अवनमन कैसे स्पष्ट होगा। क्या बताना हमको, वाष्प दाब का अवनमन कैसे स्पष्ट होगा। तो वाष्प दाब के अवनमन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अवनमन का मतलब ही क्या होता है, कमी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, कमी की बात कर रहा है। और किसमें कमी, वाष्प दाब के अवनमन में कमी। अवनमन में कमी कैसे हो, मतलब अवनमन कैसे होगा, जब आपने क्या किया है कि कोई आवासशील सोल्यूट उसमें लाके डाल दिया। तो पहले तो वाष्प आपकी मैक्सिमम की ओर थी, और जैसे उसमें सोल्यूट डाला गया तो जो आपके वाष्प उठ रहे थे वो धीरे धीरे क्या हो गए, कम हो गए। तो मैंने पात्र ए से आपको समझाया और पात्र बी से भी मैंने समझाने का पूर्ण प्रयास किया। अब हमारा जो सबसे बड़ा लक्ष्य है उसमें क्या बताना है कि वाष्प दाब में अवनमन स्पष्ट करना, वाष्प दाब में अवनमन स्पष्ट करना। तो भैया अवनमन इसी किसके, आवासशील विलय के द्वारा हो रहा है। तो देखिएगा हमने कहा कि जो P0 माइनस PS की बात की गई, मतलब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब का जो अंतर होता है यही वाष्प दाब में अवनमन होता है। बात समझे होंगे आप सब लोग कि बात क्या किया गया, इसमें कहा गया कि जो आपका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और उसके विलयन के वाष्प दाब का जो निश्चित अंतर होता है वही आपका क्या होता है, वाष्प दाब क्या, अवनमन होता है। अवनमन शब्द क्या शाब्दिक अर्थ, कमी से लिया जाएगा। तो यहां पे जब हम बताएंगे तो लिखेंगे P0 माइनस PS, P0 माइनस PS। तो P0 माइनस PS जो होगा ये वाष्प दाब में अवनमन को प्रदर्शित करेगा। किसको प्रदर्शित करेगा, वाष्प दाब में अवनमन को प्रदर्शित करेगा। फिर हम आगे बात चलेंगे, इसी में अगर बात होगी तो कहा रहेगा कि आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है, आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है। तो हम जब बताएंगे यहां पे कि आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन,
वाष्प दाब में अवनमन, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको यही बताना है कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट का जो रेशियो होता है ये आपका क्या होता है, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होता है। या यूं बोलेंगे, हम बताएंगे कि वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन और शुद्ध विलाय के वाष्प दाब का जो निश्चित अनुपात होता है यह आपका आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन कहलाता है। समझे होंगे आप लोग, परिभाषाएं ऐसे आपको क्लियर करवानी है कि यहां पे आपने क्या बताया कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब तथा विलयन के वाष्प दाब का निश्चित अंतर आपका वास्तविक दाब में क्या हो गया, वाष्प दाब में अवनमन हो गया। और जब आपेक्षिक वर्ड लग गया तो क्या बताएंगे कि वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन जो वाष्प के द्वारा, वाष्प दाब के द्वारा अवनमन उत्पन्न होता है तथा उसके शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का जो निश्चित अनुपात होता है वही आपका क्या कहलाएगा, आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन कहलाएगा। अब आगे की ओर हम बात करेंगे इसी में, तो आपको बताया जाएगा कि जब हम वाष्प दाब की बात करेंगे तो वाष्प दाब में जो आपका सॉल्यूट होना चाहिए वो हमेशा अवाष्पशील होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, अवाष्पशील के बारे में बात करेगा वो। अब चलते हैं इसी के आधार पर आपको अगर हम बताएंगे कि अगर हम किसमें द्रव से वाष्प की ओर कन्वर्ट होंगे तो उसके प्रोसेस में कैसे बात करेंगे हम, उसके बारे में बात किया जाएगा। तो यहां पे जो आपका दो निकलेगा, एक पी नॉट माइनस पी एस वाष्प दाब में अवनमन आएगा और दूसरी की वैल्यू की बात करेंगे तो आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन की अगर बात करेंगे तो क्या आएगा, आएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, जहां पी नॉट जो होगा ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होगा। किसका होगा, शुद्ध विलायक का, जैसे आपने यहां पे कंसीडर किया है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और जो पी एस जो होगा ये विलयन का वाष्प दाब होगा। किसका वाष्प दाब होगा, विलयन का वाष्प दाब होगा। और जो पी नॉट जो होगा फिर आप किसका, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का। ऐसा इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम आगे की ओर बात करेंगे। तो आगे अगर बात करेंगे तो राउल्ट के नियम की बात करेंगे, जो आपके लिए यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जाता है, राउल्ट का नियम। तो राउल्ट के नियम में अगर हम बात करेंगे तो राउल्ट के नियम को सबसे पहले प्रतिपादित एफएम राउल्ट साहब ने किया था 1887 में, जिनका सबसे बड़ा टारगेट जो था वो अवाष्पशील पदार्थ के बारे में उन्होंने भी बताया। किसके बारे में बताया, अवाष्पशील विलय को उन्होंने भी टारगेट किया। किसको टारगेट किया, अवाष्पशील विलय को उन्होंने भी टारगेट किया, जिससे बताया गया कि आपेक्षिक वाष्प दाब का जो अवनमन है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, कौन सा नमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो आपेक्षिक अवनमन का मतलब यही हो जाएगा कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। यह आपने भी समझा है, हमने आपको यहां पे बताया क्या कि आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट व्यक्त करेगा। क्या व्यक्त करेगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट व्यक्त करेगा। मैंने यहां पे लिखा है कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट कहेगा कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलयन में विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसको एक बार और देखिएगा कि कहा गया कि एफएम राउल्ट साहब ने 1887 में बताया कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो अब जब आगे की ओर फार्मूला खोलेंगे इसमें तो आपको यही बताया जाएगा कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। इसको थोड़ा सा और इसको हम अच्छे से लिखें तो यहां पे हम बोल देंगे, क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बारे में बात करेंगे। अब जैसे हम इसके बारे में अगर बात करेंगे तो आपका जब इसमें इक्वेशन निकलेगा तो इसमें इक्वेशन कैसे हम निकालेंगे, देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा ऐसा है। जैसे एक मोल प्रभाज निकालने के लिए हम लोग की एक ट्रिक थी जिसमें मैंने बाइनरी सॉल्यूशन को लिया था। किसको लिया गया था, बाइनरी सॉल्यूशन को लिया गया था। और उसी बाइनरी सॉल्यूशन में बताया गया होगा आपको, बाइनरी सॉल्यूशन में अगर हम बारे में बात करें तो बाइनरी सॉल्यूशन को बताया गया कि द्विअंगी, क्या बताया गया, द्विअंगी बताया गया था। द्विअंगी का मतलब हो गया कि आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आपके क्या होंगे, अलग अलग होंगे, जिसके द्वारा हम क्या बनाएंगे, आप एक सॉल्यूशन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो मैंने यहां पे अगर बात किया कि एक आपने कंटेनर लिया है और इस कंटेनर में क्या किया कि आपने प्योर सॉल्वेंट कभी ना कभी डाला होगा, तो सॉल्वेंट डाल दिया होगा। तो सॉल्वेंट डालने के बाद में जो इसका वेपर फॉर्म हुआ होगा मैक्सिमम की ओर गया होगा
और जब उसी में दूसरा कंटेनर लिया, जब उसमें आपने क्या किया, सोल्यूशन डाल दिया, और सोल्यूशन डालने के बाद में क्या किया कि टेम्परेचर दोनों को जनरेट करवाया गया, इसको भी टेम्परेचर दिया गया और इसको भी टेम्परेचर दिया गया। तो यहां पे नंबर ऑफ सोल्यूट मैक्सिमम, यहां पे नंबर ऑफ बेटर वाष्प दाब के मॉलिक्यूल्स क्या है, मैक्सिमम की ओर है। जबकि यहां पे अगर सोल्यूशन फॉर्म कर गया जस्ट लाइक NaCl और आपका क्या H2O, तो यहां पे क्या होगा कि नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स बहुत ही कम होंगे इन कंपेरिजन ऑफ दैट। तो अब आगे हम बात करेंगे। तो इसको मैंने बताया क्या, इसको बताया गया कि ये आपका P0 है, जबकि इसको बताया गया क्या, ये आपका PS है। मोल प्रभाज की रिस्पेक्ट में अगर आपको बोला जाएगा तो कहेगा कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो अब आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन का शाब्दिक अर्थ ही अगर आपको देखना है तो मैंने बताया वाष्प दाब में अवनमन तथा विलय के शुद्ध वाष्प दाब का अवनमन का निश्चित अनुपात आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है, वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। तो अब यहां पे जब इसको निकालने के लिए हम आएंगे तो लिखेंगे P0 माइनस PS अपॉन P0। अब देखिएगा बराबर हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ A। आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने मोल फ्रैक्शन के बारे में आपको डिस्कस किया है, तो उसी के आधार पे हम आपको चलते हैं। तो क्या बोलेंगे, P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ A का मतलब हुआ कि कंसीडर यहां पे किसको कर रहा है, वो सोल्यूट को कंसीडर कर रहा है। किसको कंसीडर कर रहा है, सोल्यूट को। सोल्यूट को आप एज ए कंटेनर मान लीजिए कि सिर्फ सोल्यूट का ही कंटेनर है। किसका कंटेनर है, सोल्यूट का ही कंटेनर है। तो अब यहां पे जो सोल्यूट के कंटेनर होंगे तो यहां पे कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ये नंबर ऑफ मोल होगा। तो नंबर ऑफ मोल जिस पदार्थ का होगा उसका क्या होगा, कुछ ना कुछ भार होगा, कुछ ना कुछ उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। अब यहां पे एक रिस्पेक्ट इसको लेके चले। फिर हमने कहा बाइनरी सॉल्यूशन की अगर हम बारे में बात कर रहे होंगे यहां पे, जबकि हम राउल्ट के नियम में पढ़ रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन को थोड़ा हमको अलग से पढ़ना पड़ेगा। हमने यहां पे सॉल्वेंट के बारे में बात किया। किसके बारे में बात किया, सॉल्वेंट के बारे में बात किया। तो सॉल्वेंट में कुछ ना कुछ नंबर ऑफ मोल किस विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कंटेनर। इसको हमने बी कंटेनर माना, इसको हमने कौन सा कंटेनर माना, ए कंटेनर माना। तो यहां पे क्या होगा, WB/MD। तो ये आपका डिनोट क्या करेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, मतलब सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में जाएगा। अब चूंकि हम मोल फ्रैक्शन क्या पढ़ते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो होता है पढ़ते हो क्या, Na/Na प्लस NB, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कंटेनर अपॉन टोटल सॉल्यूशन। और यहां पे इसको हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो हमने साइड में क्या लिखा था कि P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को अगर खोला जाएगा तो P0 माइनस PS अपॉन P0। अब देखिएगा यहां पे इस फार्मूले को खोलना है तो ये देखिए जो आपका Na लिखा है यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, WA/MA अपॉन MA प्लस WB अपॉन NB। मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा है। अब यहां पे क्या होगा कि आप यहां से मोल प्रभाव सीधा सीधा निकाल सकते हैं यहां से। अब इसी फार्मूला को थोड़ा सा रिलेट करके देखा जाए तो जो आपका ये लिखा हुआ है, ये देखिए वेट अपॉन ए कंटेनर अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कंटेनर जो लिखा है, यही नंबर ऑफ मोल ऑफ ए लिखा हुआ है। दिख रहा होगा आपको कि यही क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए लिखा है, मतलब ए कंटेनर के मोलों की संख्या लिखी हुई है। फिर यहां पे देखो ये भी क्या लिखा है, Na लिखा हुआ है। फिर WB अपॉन, सॉरी यहां पे ये आपका NB होगा, तो WB अपॉन MB क्या हो जाएगा, ये आपका NB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NB। तो जो फार्मूला आपका रिलेट होकर मोल फ्रैक्शन का निकल के आएगा वो राउल्ट के नियम में, वो क्या आएगा कि P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस NB। ये आपके राउल्ट के नियम की एक अच्छा सा फार्मूला आपको निकल के बाहर आ गया। क्या है, जहां पर ये आपको पता है, मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया कि ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये विलयन का वाष्प दाब। इसको लिख लीजिए, यहां पे इसको क्या बोला जाएगा, देखिएगा आपको लिखना है इसको, आपको क्या लिखना है इसमें, बोलना है कि P0, जहां पर P0 क्या होगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ए कंटेनर। फिर PS जो होगा वो विलयन का वाष्प दाब। फिर आप P0 में आएंगे तो फिर भी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। फिर Na की बात करेंगे तो ए कंटेनर की अगर हम बात कर रहे हैं, कहां गया, ए कंटेनर आपका यहां पे है, तो यहां पे बोला जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कंटेनर। फिर टोटल सोल्यूशन, और टोटल सोल्यूशन में सोल्यूट को अलग और सॉल्वेंट को फिर से हमको
अलग लेना पड़ेगा। तो आशा है आपको राउल्ट के नियम समझ में आए होंगे आपको कि राउल्ट के नियम में कैसे क्या चीज बताई जाती है। तो बताया क्या गया था कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब हम चलते हैं, इसी में बात करेंगे किसकी, इनकी लिमिटेशन क्या होती है, इनकी लिमिटेशन क्या होती है। तो जब लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे तो लिमिटेशन में आपको यही बताया जाएगा कि जो आपका पदार्थ हो वो कैसा हो, आवासशील हो। कैसा हो, आवासशील। विद्युत अपघट्य, विद्युत अनपघट्य। तो विद्युत अनपघट्य का मतलब होता है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि जो अपने आयनों में विभक्त होने वाले नहीं है, जो अपने आयनों में विभक्त होने वाले नहीं है। या ऐसा कहा जाएगा कि जो जलीय विलयन में घुलने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं, या जो जलीय विलयन में प्रवाहित करने पे आसानी से नहीं घुलते हैं, उनको क्या कहा जाता है, विद्युत अनपघट्य कहा जाता है। और भैया जब कोई चीज घोला जाएगा और घुल नहीं रहा होगा तो वह सीधे सीधे क्या होगा, आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट का ठीक से आपस में घुल नहीं रहा होगा। सोल्यूट आपके क्या है, वैसे के वैसे का आपके बैठे हुए हैं या लीस्ट अमाउंट में बैठा हुआ है, तो जो आपका सोल्यूशन होगा वो आपका कैसा हो जाएगा, तनु हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, तनु हो जाएगा। क्योंकि आप तनु का सीधे सीधे आप शाब्दिक अर्थ लीजिएगा कि पतला हो जाना, और सांद्र का मतलब गाढ़ा हो जाना। और गाढ़ा अगर हो जा रहा होगा मतलब कि अच्छा सा सोल्यूट है और अच्छा सा सॉल्वेंट है, दोनों आपस में क्या कर रहा है, घोल रहा है। लेकिन अगर अच्छा सा सॉल्वेंट नहीं है, सॉरी अच्छा सा सोल्यूट नहीं है और सॉल्वेंट बहुत अच्छा है, तो घोलने की टेंडेंसी वो फॉलो नहीं करेगा। तो राउल्ट की सीमाओं में जो लिमिटेशन में मैंने उससे दो ही पॉइंट लिया है, आपको उसमें बताया जाएगा कि वाष्प दाब में विद्युत अनपघट्य के तनु विलयन पर लागू होता है। तनु विलयन का मतलब यही समझिएगा कि जब आपका आयन ठीक से घुलेगा नहीं, जब आपका आयन ठीक से घुलेगा नहीं और जब घुलने वाला नहीं होगा तो अच्छा सा सोल्यूशन बनने वाला नहीं है। बात समझ में आ गई ना, अच्छा सा सोल्यूशन बनने वाला नहीं है। अब हम जब दूसरी सीमा के बारे में बात करेंगे, दूसरी लिमिटेशन जो होगी उसमें बताया जाएगा कि जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं, थोड़ा मिटल गया इसको देखिएगा, जो पदार्थ क्या होते हैं, संगुणित होते हैं। संगुणित होने का मतलब जो एसोसिएट हो रहे होंगे, जो क्या है अपने आयन को फटाफट क्या करें, जोड़ रहे हैं, जोड़ जोड़ के लेके जा रहे हैं, मतलब ठीक ठीक से घुल पा रहे होंगे, तो उसे बताया जाएगा वे पदार्थ या जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं वो भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। अर्थात कहने का मतलब सिर्फ इतना होगा कि जिस सॉल्वेंट में नंबर ऑफ सोल्यूट के अमाउंट कम है, बात समझिएगा कि नंबर ऑफ सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स कम होंगे, वो राउल्ट के नियम का पालन करेंगे। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन आपका कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, तनु होना चाहिए, और तनु होने के लिए सोल्यूट का अमाउंट वेरी लेस होना चाहिए। समझ में आ रहा होगा कि अगर आवासशील विद्युत अनपघट्य यहां पे घुला हुआ है तो कहा जाएगा कि क्या, कि तनु विलयन है, तो तनु विलयन का मतलब क्या हो जाएगा कि आपका सोल्यूट ठीक से घुला नहीं है। बार बार मैं इसी पे जोर दे रहा हूं कि तनु विलयन का मतलब पतला पतला, और पतला विलयन का मतलब क्या हो जाएगा कि सोल्यूट का अमाउंट नेट क्वांटिटी से क्या है, कम है, मतलब ठीक से घुला नहीं है। उसी के दूसरी लाइन को अगर एक्सप्लेन करना है तो क्या कहा जाएगा, जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं, संगुणित अगर हो गए, संगुणित का मतलब कि उसमें आपस में जुड़ रहे हैं, और आपस में अगर जुड़ रहे होंगे तो क्या होगा कि नंबर ऑफ जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं बढ़ रहे होंगे, और जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल बढ़ेंगे तो कहीं ना कोई कंसंट्रेशन को फॉलो करेगा, वो जो आपका सोल्यूशन है वो कंसंट्रेट हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा, और सांद्र कभी भी आपके राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। तो आशा है आपको यह समझ में आ गया होगा कि राउल्ट के नियम क्या है और राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है। आपको दो सीमाएं मैंने यहां पे आपको एक्सप्लेन की है, और उसी के आधार पे हम आगे की ओर चलते हैं। अभी अब आगे चलेंगे तो राउल्ट के नियम का मैं एक एप्लीकेशन आपको दिखाऊंगा, जिसमें राउल्ट के नियम के द्वारा बताया जाएगा, जैसा कि इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है आदर्श विलयन को। तो अब आदर्श विलयन का मतलब सीधा शाब्दिक अर्थ आपको यही समझना है, आदर्श विलयन में जो आइडियल, एक आइडियल सोल्यूशन होता है और एक आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है। तो इसमें आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि जो राउल्ट के नियम का पूर्ण रूप से पालन करते हैं, जो राउल्ट के नियम का पूर्ण रूप से पालन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं, और जो राउल्ट के नियम का पूर्ण रूप से पालन नहीं करते हैं उनको क्या कहते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन कहा जाता है। तो इसे आपके लिए बहुत ही सरल टॉपिक है या बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो आप इसको समझ लेंगे कि राउल्ट के नियम का पालन अगर हो रहा होगा तो क्या होगा, आपका आदर्श होगा। मतलब यहां पे अगर हम लिखेंगे आदर्श विलयन, तो आदर्श विलयन एक शब्द में बोला जाएगा कि राउल्ट के सारे नियम का पालन करना। राउल्ट के लिए क्या होंगे, राउल्ट के लिए फेवरेबल होंगे, राउल्ट के लिए क्या होंगे, फेवरेबल होंगे। मतलब राउल्ट के लिए अगर फेवरेबल हो रहे होंगे,
राउल्ट के लिए क्या हो रहे हैं, फेवरेबल हो रहे होंगे, तो वो आपकी किसमें, आदर्श विलयन में होंगे। और जो राउल्ट के नियम के लिए फेवरेबल नहीं, जो राउल्ट के नियम का पूर्ण रूप से पालन नहीं कर रहे होंगे, वो क्या होंगे, आपके अनादर्श विलयन कहलाएंगे। तो ये आपका एक और प्रॉपर्टी थी जिसे मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया। अब इसी के राउल्ट के नियम के फार्मूले के अकॉर्डिंग हम आपको चलेंगे पदार्थ के अणुभार की गणना करने। क्या करेंगे, पदार्थ के अणुभार की गणना करने चलेंगे। और देखते हैं कैसे। जैसा कि हमको पता है, हमें क्या पता है, हमको एक फार्मूला पता है, कहां पे, ये देखिए। और किसके लिए निकालना है, आवासशील के लिए निकालना है। किसके लिए निकालना है, आवासशील के लिए निकालना है। तो यहां पर लिखा जाएगा, आप जो आप हेडिंग डालते हैं किताब में, यहां पे लिखा जाएगा आवासशील विलय के अणुभार की गणना करना। आवासीय विलय के अणुभार की गणना करना। तो अब फार्मूला हमको पता है क्या, राउल्ट के नियम से। तो राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, लिखा जाएगा यहां पे कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट सर मतलब राउल्ट्स लॉ, हमको पता है क्या कि P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। हमको क्या पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बारे में पता है, किसके, आपेक्षिक वाष्प दाब के अवनमन आपके मोल प्रभाज के क्या होंगे, बराबर, किसके, विलय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। अब इसी पे अगर हम आपको निकालने के लिए चलेंगे तो इसी फार्मूले का थोड़ा सा रिलेट किया जाएगा। तो बोला जाएगा क्या, P नॉट माइनस PS अपान P नॉट बराबर NA अपान WA अपान NA अपान NB प्लस NB अपान MB। यहां पे आप इसको क्या करेंगे, यहां पे आप NA अपान, ये देखिए ये आपको थोड़ा सा गलत हो गया है, यहां देखिए फिर से कहा जाएगा। अब यहां पे क्या लिखना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए रखना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर रखना है यहां पे, तो थोड़ा सा और इसको रिलेट किया जाए। जितना अच्छा से रिलेट कर ले जाएंगे उतना हम सब लोग के लिए हमारा फार्मूला इजी बनता है। तो यहां पे NA अपान NA प्लस NB। अब इसी फार्मूला को हम आगे की ओर ले चलते हैं। तो अब आपको पता है कि NA अपान क्या होता है, NA बराबर WA अपान MA अपान WA अपान MA प्लस क्या हो जाएगा NB। तो NB बराबर WB अपान MB। देखिएगा ये आपको सीधे सीधे फार्मूला आपको दिख रहा है कि यहां पे जो मैंने इसके बारे में बात की, NA टोटल सोल्यूशन आपका निकल के आ गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा इसमें ये क्या होगा, सॉल्व इसको करने पे, और जो इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो सॉल्व करने पर क्या होगा कि इसका जो फार्मूला आपको बनेगा, क्या बनेगा, फार्मूला जो आपका आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, P नॉट माइनस PS अपान P नॉट बराबर WA अपान MA इंटू, सॉल्व करिएगा आप सब लोग, WA अपान MA इंटू MB अपान WB। ये आपका फार्मूला होगा। क्या होगा आपका ये फार्मूला, क्या कि आवासशील विलय के अणुभार की गणना करनी है। क्या करनी है, आवासशील विलय के अणुभार की गणना करनी है। तो यहां पे अब बताया जाएगा P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट बराबर WA अपान MA इंटू MB अपान WB। जहां P नॉट बराबर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, फिर PS के बारे में बात करेंगे तो बोला जाएगा विलयन का वाष्प दाब, फिर WA, तो WA के अगर हम बारे में बात करेंगे तो ये क्या बोला जाएगा, विलय का भार। MA जो होगा इसी विलय का क्या होगा, अणुभार होगा। क्या होगा, अणुभार होगा। फिर MB विलायक का अणुभार,
विलायक का अणुभार और फिर WB इसे विलायक का क्या लिया जाएगा, भार लिया जाएगा। तो आशा है आपको राउल्ट के एप्लीकेशंस में आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये आपका फार्मूला होगा जिससे आप क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट यहां पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले से। किससे, आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी के आगे हम आपको अगर नेक्स्ट क्वेश्चन लगवाने का प्रयास करें तो इसको देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे लगाया जाएगा। तो क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं, कहा जाएगा कि निश्चित टेम्परेचर पे, निश्चित टेम्परेचर का मतलब हो गया कि आप 30 डिग्री सेल्सियस आप एक टेम्परेचर ले रहे होंगे और जिसपे कहा जाए कि 6% यूरिया। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम आप इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। यहां से मिटाला जा रहा, देखिए आप इसी में क्या करेंगे कि मॉलिक्यूलर वेट की श्रेणी में अगर हम आगे की ओर चलेंगे तो हम आपको बताएंगे कि फार्मूला भी हमने क्या पढ़ा। फार्मूला जरूर याद करिएगा, जितनी बार आप क्वेश्चन लगाइए उतनी बार आप फार्मूला नोट करिए, कि फार्मूला लगाएंगे तभी आपको क्वेश्चन लगाते रहेंगे, फार्मूला आपको अपने आप याद होता रहेगा। ये आपका क्या है, टारगेटेबल फार्मूला निकल के आया आपका ये। अब इसी पे अगर हम बात करते हैं कि कह रहा है कि एक आपका पदार्थ है जिसमें 6% हम यूरिया ले रहे हैं। क्या लिया गया, 6% यूरिया लिया गया। क्या लिया गया, 6% यूरिया लिया गया, जिसमें कहा गया कि विलेन का जो वाष्प दाब दिया गया है वो कितना दिया गया है, विलेन का वाष्प दाब मतलब पीएस की बात की जाए तो 31.13 mm दिया गया। पी नॉट की बारे में बात किया जाए तो पी नॉट इस क्वेश्चन में कितना दिया है, पी नॉट की बात करेंगे तो 31.70 mm दिया गया है। कितना दिया गया है, 31.70 mm दिया गया। तो अब हमको इसमें ज्ञात क्या करना है, इसमें कह रहा है कि आपको मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मॉलिक्यूलर वेट। टेम्परेचर कितना दिया इसने, ये जो प्रक्रिया हो रही थी आपकी ये 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे हो रही है। कितने डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे, 37 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे बात हो रही है। अब इसी में हम आगे अगर चलेंगे तो अब फार्मूला हमको सीधे सीधे पता है। अब किया क्या गया कि 6% जो आपने यूरिया को घोला है, आपने किस में घोला, वाटर में घोला होगा। किस में घोला होगा, वाटर में घोला होगा। तो जो आपका प्योर सॉल्वेंट निकल के आ रहा है, कौन निकल के आ रहा है, आपको वाटर निकल के आ रहा है। अब वाटर में घोला क्या गया, जब वाटर में घोल दिया गया तब तो सोल्यूशन बना होगा, मतलब यूरिया को जो वाटर में घोला गया होगा तभी सोल्यूशन आपका बना होगा। तो अब जैसे यहां पे क्या किया गया, 6% यूरिया को हम वाटर में घोल दिए, तो 6% वाटर को 6% यूरिया वाटर में घोला के तो एज ए सोल्यूशन काम करेगा। और जब सोल्यूशन बन जाएगा तो अब फार्मूले में आपको पी नॉट मतलब वाटर के वेपर प्रेशर की बात कर रहा है, तो 31.70 माइनस कितना आपका सोल्यूशन 31.13 अपान किसके, फिर पी नॉट है तो 31.70। मेरे ये क्वेश्चन आपकी पीडीएफ में भी दिया है, आप इसके नोट्स में आपको मैंने प्रोवाइड करवाया है। अब जैसे यहां पे क्या है, विलेय का भार कितना है 6% और निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर वेट मतलब एम में निकालना है। थोड़ा और बड़ा देखिएगा, कहा गया है डब्ल्यू का मान कितना दिया गया यहां पे 6%, हमको फाइंड आउट एम में ही करना है भैया। और एमबी का मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, और मॉलिक्यूलर किसका लिया गया, मॉलिक्यूलर वेट किसका, हम वाटर का लेंगे तो कितना हो जाएगा 18। और WB का मान यहां पे कितना रखा जाएगा, WB जैसे हमने यहां पे क्वेश्चन में अगर रखा है तो अब हम जैसे निकालने जाएंगे क्या, WB निकालना है, तो WB का मतलब क्या होगा, विलायक का भार। और विलायक का भार मैंने आपको मोलेलिटी में बताया है कि जब विलायक का भार निकालने जाएंगे तो टोटल सोल्यूशन माइनस टोटल सोल्यूशन माने क्या, टोटल सोल्यूशन माइनस क्या हो जाएगा आपका WA हो जाएगा। तो WA यहां पे कितना 6, कितने में 100 में से, तो यहां पे ये कितना बचेगा 100 माइनस 6। अब इसको आप सॉल्व करिए तो 31.70 माइनस 31.13 31.70 6 इंटू 18 अपान MA इंटू 94। भैया बहनों ये प्रश्न आप सॉल्व करिएगा और प्रश्न को सॉल्व करने के बाद में आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा हमको।
इस क्वेश्चन में करना आपको कुछ नहीं है, बस आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको इसको आपका आंसर आपको बताना है। आप इसको आंसर को आप मेंशन करिएगा, हम आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे आपको। अब आगे की अगर हम बात करें तो इसके आप क्वेश्चन लगाते रहिएगा और कोई भी अगर प्रॉब्लम अगर होगी तो फिर आगे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आगे उसका निर्धारण किया जाएगा। थैंक यू।